हेलो एवरीवन। तो अब मोरोंग रेजिडेंस पर एक डिनर अरेंज किया गया था। ये एक छोटा सा इवेंट था जहां पर ये मेक श्योर कराया जा रहा था कि सारे रिप्यूटेड लोग आए और उन्हें कन्विंस किया जाए कि वो लोग एविएशन स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में ना सिर्फ आएंगे बल्कि उसे प्रमोट भी करेंगे। लेकिन आज के दिन सिक्योरिटी थोड़ी सख्त ही थी। सारी गाड़ियों को दूर ही रोक लिया गया था। चिंगयू को सारे कहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि अंदर सिर्फ एक ही गाड़ी आई थी और उसमें वो बटलर ली था जिसे बिल्कुल सिक्योर करके अंदर सेफ्टी के साथ लाया गया था, क्योंकि उसकी तो जान को खतरा था। ये सारा कुछ चिंग ये करने वाला था। जब उसके भाई चिंग यू से सब पूछते हैं तो वो कहता है इसके पीछे जरूर मेरे भाई की कोई ना कोई रीजंस होंगी। जबकि उधर चिंग जी अंदर पहुंच जाता है और वो सोजो को देख रहा था जो किचन में कोई स्पेशल ही डिश प्रिपेयर कर रही थी। वो जाता है और उसे एक एप्रन पहनाता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो लोग उसके भाई चेंग के घर में इकट्ठे कुकिंग किया करते थे। लेकिन पहले कोई और शेफ उन्हें ना देख ले तो वो किचन में काम करने वाले सारे सर्वेंट्स को बोल देता है कि जिसने मुड़कर देखा उसकी आंखों से मैं गोटियां खेलूंगा। अब उसके बाद वो उसे एक लास्ट चांस देता है, कहता है कि मान जाओ कि तुम सोजो हो, क्यों जिद कर रही हो। वो नहीं मानती तो उसे खिड़की से बाहर दिखाता है कि वो देखो बटलर ली, देखो मौत खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आई है। और फिर उसे घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है, लेकिन वो पीछे के रास्ते से गया था। बाग के रास्ते जाकर पेड़ों के पीछे खड़े हुए वो उसे दोबारा से बटलर ली को वो उसे दो ऑप्शंस देता है कि या तो वो फैमिली आज तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी, तुम्हें अंदाजा भी है कि उनका टॉर्चर कितना मर्सीलेस है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि मेरे सामने दया की भीख मांगो। पर सोजो उससे कहती है कि क्या तुम इतना डेस्परेट हो मुझे मारने के लिए, तो ठीक है मैं भी तैयार हूँ, लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले तुम मेरे कमरे में जाकर देखो, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट पड़ा है। ये सुनते ही वो हैरान रह जाता है, भागता हुआ उसके कमरे में जाता है और वहां पर उसने वही फ्लावर संभाल कर रखा हुआ था जो उन दोनों ने इकट्ठे उगाया था। ये वही फ्लावर था जो मरते मरते उसने सोजो को दिया था और उसके बाद ये वहां पर गिर गई थी। उसने आज तक वो प्रिजर्व करके रखा हुआ था। इसका मतलब है कि उसे सारी यादें थी और वो वाकई सोजो थी। और फिर इतने में उसे शोर की आवाज आती है कि मुलान पानी में गिर गई है, यानी कि सोजो की जान को खतरा है। वो भागता हुआ जाता है और उसे पानी से बाहर निकालता है। थोड़ी देर पहले बटलर ली ने उसकी एक झलक देखी थी, पर अभी वो उसे पहचान नहीं पाया था। वो उसका फेस ना देख ले, इसीलिए चिंग जी उसका फेस छुपाए रखता है। कहता है कैसे एक लड़की भीगी हुई है, एम्बैरस हो रही है, आप लोग अपनी नजरें इसके ऊपर से हटा लें, और फिर उसे अंदर ले जाता है। चिंगी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो एक तरफ तो सोजो से बदला लेना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ उसे मरते हुए देख भी नहीं पा रहा था। वो जितना पत्थर दिल होने की कोशिश करता था वो उतना ही नरम पड़ जाता था। लेकिन वो फिर से किसी तरह से खुद को संभालता है और अपने आप को सख्त करने की कोशिश करता है। आता है उसके कमरे में और कहने लगता है कि आज का दिन तो तुम बच गई हो, लेकिन ये ना सोचो कि तुम अपनी साथियों के साथ मिलकर कोई और प्लान बना सकती हो। पर सोजो अपने किसी साथी को कॉल नहीं कर रही थी, बल्कि एक डॉक्टर को कॉल कर रही थी। और वो डॉक्टर ऑर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन में बहुत एक्सपर्ट था। वो उसे बुलाना चाहती थी ताकि चिंग जी के हाथ का ट्रीटमेंट हो सके। जब वो उसे कैरी करके आ रहा था तो उसने उसके हाथ पर लगी चोट देख ली थी। चिंग जी कहने लगता है कि मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश ना करो, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और अच्छे से जानता हूँ कि किस हद तक मैं रिहेबिलिटेट हो सकता हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन इस हाथ से अब मैं सर्जरी नहीं कर सकता, इसलिए ट्रीटमेंट कराने का और कोई फायदा नहीं। सर्जरी कर सकूं या ना, लेकिन गन अच्छी चला लेता हूँ। उसकी ये बात सुनते ही एकदम से सोजो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, बेशक मैं डिसेबल ही क्यों ना हो जाऊं, तुम हो कौन मेरी। और वो भी कहने लगती है मैं रो रही हूँ तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, रोने दो ना मुझे। और फिर उससे कहने लगती है कि पहले तुम इतना गुस्सा नहीं करते थे, तुम्हारा मिजाज कितना बदल गया है। वो कहता है जो 3 साल प्रिजन में काट कर आया हो उसका मिजाज क्या खुश हो सकता है। और फिर वो सैड होकर उसे सॉरी बोलती है, लेकिन यहाँ पर चिंगी उसे दीवार से लगाता है और कहता है क्या एक सॉरी काफी है, वो 3 साल मुझे वापस लौटा सकती हो क्या। और बस वो अपना हेयर क्लिप निकालती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है ठीक है फिर कर दो ना मुझे खत्म, हो जाए तुम्हारा बदला पूरा। लेकिन ये सीन देखते ही उसे वो लम्हा याद आने लगता है कि जब इतने साल पहले सोजो के हाथ में गन थी और उसने भी ये गन पकड़ी हुई थी और वो जबरदस्ती वो गन खुद पर चला देती है। ये सारा कुछ वो दोबारा से बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो तुरंत ही अपना हाथ छुड़ाता है और उसे और भी गुस्सा आने लगता है। जाते जाते उससे कहता है कि मेरे सब्र का और इम्तिहान ना लेना, शांति से रहो और कोई एक ट्रिक भी तुमने और खेली
तो फिर बटलर ली किसी भी टाइम पर तुम्हें देखकर पहचानेगा और वो फैमिली को बता देगा। इसलिए चुपचाप मेरी साइड पर रहो, जैसा मैं चाहूँ वैसा ही करो। जबकि उधर जोंग भी आज पार्टी में आया हुआ था और वो यही बात जाकर मिंगशियान को बताता है कि तुम्हारा पुराना बटलर वहां पहुंचा हुआ था और उसको चिंगजी लेकर आया था। वो शायद किसी को पहचानने के लिए आया था। ये सुनते ही मिंगशियान को समझ आ जाती है। वो कहती है कि जरूर उस बटलर ने मेरे डैड के असल मर्डरर को पहचानना होगा। वो कौन है? क्या उसने किसी को नहीं पहचाना? चिंगी क्या साजिशें चल रहा है, किससे डील कर रहा है? ये सारा तो मैं उंगलवा कर ही रहूंगी। और फिर वो किसी तरह से उसी पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां पर बटलर ली को ठहराया गया था। वो अपने हो फैमिली के बंदों को भी साथ लेकर आई थी और फिर उस बटलर को अपने साथ पकड़कर ले जाती है। उससे कहती है कि हम सीधा जाएंगे मुरोंग रेजिडेंस और पता करेंगे कि वो कौन आदमी था जिसे तुमने पहचानना था। उधर मुरोंग फैमिली आज अपने एंसेस्टर हॉल गई हुई थी। यहाँ पर उनके ग्रैंड पेरेंट्स सबके मेमोरियल थे और वो लोग वहां पर कुछ पूजा करने की तैयारियां कर रहे थे। मम्मी को हमेशा ही डैड के जाने का दुख होता था और वो ये गुस्सा चिंगजी पर निकाल दिया करती थी। आज भी कुछ ऐसा ही था। चिंगजी तो एक साइड पर आउटसाइडर्स की तरह खड़ा हुआ था कि इतने में वहां पर मिंगशियान एंट्री करती है बटलर के साथ। वो बटलर जैसे ही अंदर एंटर होता है तो यहाँ पर खड़ी हुई सोजो अपना चेहरा छुपा लेती है। मिंगशियान आते ही सबसे पहले तो चिंगजी को नीचा दिखाती है, उसे बुरा भला कहती है और कहती है तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम मेरे पुराने बटलर को यहाँ पर लेकर आए थे। अब मम्मी जैसे ही ये बात सुनती है, अपने बेटे की साइड लेने की बजाय मम्मी और जिनरुई दोनों ही चिंगजी को डांटना स्टार्ट कर देती हैं। चिंगजी मिंगशियान से कहता है कि हमारा एंसेस्टर हॉल है, यहाँ पर खड़े होकर तमाशा क्रिएट ना करो। हर फैमिली की कोई रिस्पेक्ट होती है, अगर यही हरकत मैं तुम्हारे घर पर आकर करूँ तो। और बस इस बात पर मिंगशियान उसका मजाक उड़ाती है। कहती है तुम तो दो फैमिलीज के हो ना, और ऐसे हो जिसको कोई भी फैमिली अपना मानती ही नहीं है। कौन है जो तुम्हें रखना चाहता है? ये तो मैं हूँ जो दया खाकर तुमसे शादी करने के लिए मान गई हूँ। मम्मी को चाहिए था कि वो चिंगजी की साइड ले, लेकिन वो नहीं लेती। और फिर ऐसे मौके पर सोजो आगे बढ़ती है और एक थप्पड़ लगा देती है मिंगशियान के फेस पर। थोड़ी देर पहले वो अपना फेस छुपाए हुए थी। चिंगजी पूछता है तुम में कैसे हिम्मत आई आगे आने की? वो कहती है तुम मुझे प्रोटेक्ट करो और तुम्हारे होते मुझे कोई फिक्र नहीं है। और इतने में देखते हैं तो बटलर ली ने बेशक सोजो को देख लिया था, लेकिन चिंगजी के बंदों ने उसे पकड़कर गायब कर लिया था। ना सिर्फ उसे, बल्कि मिंगशियान अपने साथ जो बंदे लेकर आई थी बॉडीगार्ड्स, वो भी वहां से गायब थे। और फिर उसके बाद चिंगयू आगे बढ़ता है। उसने तो गन ही निकाल ली थी। धमकी देता है मिंगशियान को और कहता है कि अगर आइंदा तुमने हिम्मत की कोई ऐसी हरकत करने की तो आज सिर्फ पिस्टल दिखाया है, आइंदा चल भी जाएगा। अब वो तो वहां से निकल ही गई थी, लेकिन बाद में मम्मी सारा गुस्सा चिंगजी पर निकालने लगती हैं। कहती है कि जरूर तुमने ही कुछ उल्टा सीधा किया है और तुम्हारी वजह से आज मुझे एंसेस्टर्स के सामने शर्मिंदगी हो रही है। नील डाउन हो जाओ। और फिर सजा देते हुए उसके ऊपर एक पीस ही गिरा रही थी कि इतने में सोजो आगे बढ़ती है और वो घाव खुद पर ले लेती है। अब चिंगजी तो बच गया था, लेकिन सोजो बेचारी जख्मी हो गई थी। अब उसको बैंडेज लगाने के बाद जब वो बैठी हुई थी तो उसके पास चिंगयू आता है और वो अपने फियांसी को यही कह देती है कि मुझे पता है तुम हमेशा से अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन मम्मी के आगे तुम्हारी नहीं चलती। मैंने बस इस घर के बड़ी बहू होने का फर्ज निभाया है, एंड दैट्स ऑल। और फिर उसके बाद चिंगजी भी यहाँ पहुंच जाता है। वो उसके लिए कुछ शुगर कोटेड फ्रूट्स लेकर आया था, क्योंकि उसे हमेशा से याद था बाईचंग में जब वो उसके घर में रहती थी तो मेडिसिन लेने के बाद वो इस तरह के फ्रूट्स जरूर खाया करती थी। सोजो भी टची हो जाती है कि आज तक इसे ये सारा कुछ याद है। उसका दिल धड़क रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो प्यार को चूज करेगी, लेकिन इतने में उसे कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं। उस पर और उसके साथ की बहुत सारी गर्ल्स पर बहुत सारा टॉर्चर हुआ था और उसी का ही बदला लेने के लिए आज उसने इतनी लंबी प्लानिंग की हुई थी। वो सोचने लगती है कि मैं इतनी आगे तक आ गई हूँ, अब प्यार की वजह से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। जबकि इतने में एक और बैड न्यूज आ जाती है और हमें पता चलता है कि मिंगशियान जैसे ही उनके घर से वापस लौटी थी तो वो कहीं गायब हो गई थी और उसका कुछ पता नहीं है। उधर हुआ फैमिली भी यही बातें मना रही थी कि इस सब के पीछे चिंगजी का हाथ होगा और मम्मी और जिनरुई को तो मौका चाहिए था। वो चिंगजी को कहने लगती हैं कि तुमने उससे बदला लिया है ना, ऐसी गिरी हुई हरकत तुम ही कर सकते हो। तो क्या हुआ अगर उसने तुम पर थोड़ा गुस्सा निकाल लिया, उसे गायब कराने की क्या जरूरत थी। और चिंगजी बेचारे उसे तो बुरा फील हो रहा था कि इन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं और इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगा दिया है।
अब वो मम्मी के आगे डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसे एक थप्पड़ ही लगा देती है। आज यहाँ पर बोजी भी आया हुआ था। ये वही ली बोजे था जिसे मम्मी अपना असल बेटा मानती थी। वो बाहर आकर चिंगजी को समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि वो तुम्हारी मम्मी है, कोई बात नहीं, अगर कुछ सख्त बोल भी देती है तो बर्दाश्त कर जाया करो। वो बस जुबान की तेज है, उनका दिल बहुत नरम है। अब वो जाने लगा था, पर बोजी उसे खाने के लिए रोकता है, लेकिन चिंगजी कह देता है कि ये दोनों घर, ली फैमिली का भी और मुरांग का भी, तुम्हारे होंगे, लेकिन मेरा कोई घर नहीं है। जबकि उधर सोजो को अपने इन्फॉर्मेंट के थ्रू ये बात पता चलती है कि बटलर ली को उसके शहर में वापस पहुंचा दिया गया है, तो वो एकदम सेफ फील करती है। और बस उसके बाद उसने अपनी अगली चाल चल ली थी, क्योंकि उसने प्यार की जगह रिवेंज को चूज किया था। चिंगजी आता है और वो उसे एक ड्रेस दिखाती है। ये वही ड्रेस था जो कि एंगेजमेंट के टाइम पर मिंगशियान ने पहना था, और आज वो बहुत ज्यादा खराब हालत में था। उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था कि जैसे सोजो ही वो है जिसने मिंशियान को किडनैप कराया है, और वो अब चिंगजी को धमका रही थी। कहती है कि बटलर ली को लेकर आए थे ना मेरे सामने, तो मैं अपने हाथ से उसे निकालना नहीं चाहिए था। मुझे ब्लैकमेल करने के लिए उसे अपने साथ रखना चाहिए था। पर अब देख लो, मैं तुम्हारी फियांसी की क्या हालत कर सकती हूँ। आज तो कपड़ों की ये हालत है, कल को उसकी भी हो सकती है, इसीलिए खबरदार जो मेरे रास्ते में आए। और बस ये चिंगजी के लिए वार्निंग थी कि सोचो जो मर्जी करे, वो उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करे। जबकि उधर बोजी को उसके डैड की कॉल आती है। मिस्टर ली की हमें शक्ल तो नहीं दिखाते, लेकिन वो यही चाह रहे थे कि चिंग यू ने जो एविएशन स्कूल खोला है वो कामयाब ना हो, और उसे हो फैमिली की तरफ से ना तो आर्म्स मिले, और डाउरी में उसे जो 5 प्लेन्स मिलने वाले हैं वो भी ना मिले, क्योंकि उनकी फैमिली को इससे नुकसान हो सकता है। जबकि आज पहली दफा हमें सोजो की टीम को दिखाते हैं। उसके पास बहुत सारी गर्ल्स थी जो कि अपनी अपनी फील्ड में बहुत स्किल्ड थी, और उसने जो टीम बनाई हुई थी वो सारे लोग एक ही मिशन पर काम कर रहे थे। उन लोगों के साथ कुछ टॉर्चर हुआ था, कुछ ऐसा बुरा हुआ था कि जिसका आज वो बदला चुकाना चाहते थे, खुद को स्ट्रॉन्ग करके। इसीलिए वो एक एक करके बहुत से लोगों को अपने रास्ते से हटा रहे थे। वो कहने लगते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी राज में होनी चाहिए, क्योंकि एक ऑर्फनेज था और उसकी एक नैनी जिसका नाम सन था, वो बहुत जालिम थी। वो कहीं अंडरग्राउंड रहती थी, लेकिन यही सेरेमनी थी जिसमें उसने आना था, और उनके पास एक ही मौका था उसे मारने का। उसे मार के वो अपना बदला पूरा कर सकते हैं। अब जैसा कि मिंशियान तो धमकी खाने के बाद वापस आ गई थी, सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, तो उन्हें लगता था कि हुआ फैमिली अपने प्लेन्स जरूर देगी इस ओपनिंग सेरेमनी में। लेकिन उन्हें एक कॉल आती है और पता चलता है कि हुआ फैमिली ने प्लेन्स देने से इनकार कर दिया है। लेकिन इसके पीछे कोई ग्रूज नहीं था, बल्कि ये रीजन थी क्योंकि उनके सप्लायर ने पीछे से प्लेन्स रोक दिए थे। अब वो कुछ नहीं कर सकते। मम्मी को कौन मिलता था हमेशा, बेचारा चिंगजी ही। वो तो उन्हें खाना खाते हुए भी बुरा लग रहा था। उसे खाना भी नहीं खाने देती और लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। कहती हैं और दुखाओ मिंशियान का दिल, बड़ी मुश्किल से हमारी फैमिली स्टेबल हो रही थी और अब हमें प्लेन्स नहीं मिलेंगे। और बस चिंगजी भी हमेशा बराबर का मुकाबला करता था। कहता अच्छा, मतलब आपको प्लेन से ज्यादा मतलब है अपने बेटे से, यही कीमत है जो आपने मुझे शादी करके बेच के लगाई है मेरी। चिंगयू हमेशा आकर मम्मी को शांत कराने की कोशिश करता था, और आज भी करता है। और फिर बाद में सोजो ये पता चला ही लेती है कि इन प्लेन्स की सप्लाई को बंद कराने के पीछे चिंगजी का ही हाथ है। वो उसके पास आती है, कहती है कि तुम्हारे भाई की सेरेमनी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेन्स ना आए तो सेरेमनी नहीं हो पाएगी। चिंगी समझ जाता है, कहता अच्छा, तो इसका मतलब है तुम्हें प्लेन से मतलब नहीं, सेरेमनी होने से मतलब है, वहीं पर ही तुमने कोई मिशन पूरा करना होगा। और फिर हमें दिखाते हैं कि वाकई ऐसा ही था। वो जो सप्लायर था वो चिंगजी का बहुत अच्छा फ्रेंड था। चिंगजी ने एक दफा उसकी जान बचाई थी, और जैसा वो कहेगा सप्लायर वैसा ही करेगा। और इसी शिप पर फिर सोजो की एंट्री होती है। वो जैसे ही देखती है कि चिंगजी यहाँ पहले ही मौजूद है, तो उसका सारा शक यकीन में बदल जाता है। वो चिंगजी से रिक्वेस्ट करती है कि अपने भाई की सेरेमनी को खराब ना करो। वो कहता है अच्छा, इतनी परवाह है मेरे भाई की तो नील डाउन करो ना मेरे सामने। और वो एक लम्हा इंतजार के बगैर नील डाउन के लिए रेडी हो जाती है, पर वो उसे नील डाउन होने नहीं देता। उसे उठा लेता है और उस पर गुस्सा करता है कि ये सारा कुछ तुम चिंगयू की वजह से कर रही हो, उससे इतना प्यार करती हो, और मैं, हमारा पास्ट, हमारा प्यार, वो सब क्या था। और इतने में सोजो उसे एक ऑफर देती है। कहती है कि अगर प्लेन्स टाइम पर पहुंच गए तो 3 साल पहले क्या हुआ था वो सारा सच मैं तुम्हें बता दूंगी कि मिस्टर हू की डेथ किस तरह से हुई थी। ये कहकर वो चली जाती है। अब उसके जाने के बाद चिंगजी दुखी हो जाता है। उसका फ्रेंड उसके पास आता है, कहता है
कि तुम इसे भीख मांगते हुए देखना चाहते थे, लेकिन फिर देख भी नहीं पाए थे। ये प्यार कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। और फिर अभी सोजो शहर में वापस पहुंची ही नहीं थी कि इतने में वहां पर 5 प्लेन्स ऊपर फिजा में उड़ते हुए आ रहे थे। चिंगजी ने वो भेज दिए थे और ये देखते ही पूरा शहर सरप्राइज्ड रह जाता है। और बस इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।